Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 जून 2024 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं सभी को बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों का एक टेस्ट होता है। कहने का मतलब है पूरा लेक्चर सारे करंट अफेयर्स को आप अच्छे से समझेंगे, लास्ट में टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में उसकी सबसे बड़ी सहायता ये मिलने वाली है कि एग्जाम में जब आप जाकर बैठोगे तो आपको लगेगा यार डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चंस लगा रहा था, तो एक हैबिट सी बन चुकी है। तो लास्ट टाइम में जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं वहां तो हेल्प मिलेगी, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा आगे पुश करेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाना, वहां पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है ई समृद्धि पोर्टल के बारे में। एक वेबसाइट अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चाओं में आई है। अब चर्चाओं में आने के पीछे का कारण क्या है, ये आप देखिए, न्यूज़ जो है यहाँ पे ऊपर लिख दी गई है। खबर यह है कि हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने अलग अलग राज्य सरकारों के ऊपर में जोर दिया है कि ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो उन फार्मर्स को इस ई समृद्धि पोर्टल के ऊपर में रजिस्टर करवाएं। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अगर रजिस्टर कर पाएंगे तो इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि अच्छी तरीके से जो उनकी फसल है वो दोस्तों यहाँ पर बेची जा सकेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी है एक एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट की साइड से, वो फैसिलिटी इनके पास में मिल जाएगी। गवर्नमेंट इनका अनाज परचेज करेगी। तो इस बेसिस पर इस पोर्टल पर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अभी बेसिकली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर में जोर दिया जा रहा है। तो ये तो हो गई हमारी न्यूज़। अब इस न्यूज़ से कोई भी स्पेसिफिक डेटा ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। अगर कुछ पूछा जाएगा दोस्तों तो वो इस पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये ई समृद्धि पोर्टल एग्जैक्टली है क्या। ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था नाफेड के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, नाफेड एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नाफेड के साथ साथ एक और बॉडी है जिसका नाम है NCCF। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों बॉडीज ने साथ में मिलकर इस प्रकार के ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया था। क्वेश्चन बन सकता है ये पोर्टल किसके थ्रू लॉन्च किया गया, तो बॉडीज का नाम ध्यान रखना है। अब एक और सवाल उठता है, ये पोर्टल है किस लिए। यहां पर फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पोर्टल किस चीज के लिए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोक्योर पल्सेस। यानी कि यहां पे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन फार्मर्स से जो सरकार है वो क्या कर सकेगी, जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनको खरीद सकेगी एमएसपी रेट पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। एक ऐसा रेट जो कि यहां पर फार्मर्स के लिए कह सकते हो एक सिक्योर अमाउंट रहेगा। जो जो फार्मर्स इस पोर्टल पर रजिस्टर होंगे उनकी दालों को एमएसपी पर गवर्नमेंट परचेज करेगी, वो एमएसपी का अमाउंट हमारे किसानों को मिल जाएगा। अब जो ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन है फार्मर्स का, ये कैसे होता है, ये डायरेक्टली हो सकता है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उनके माध्यम से, या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी यहां पर आप कह सकते हैं ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सब कुछ ऑनलाइन सा हो रहा है, फार्मर्स का यहाँ पे पल्सेस खरीद रही है सरकार, पैसा वगैरह कैसे आएगा, तो जो भी पेमेंट यहाँ पे फार्मर्स को दिया जाएगा उनके अनाज का, वो सब नाफेड नाम की जो बॉडी है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया था वो डायरेक्टली इन फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये पैसा डलवा देगी। तो इसमें बीच में कोई बिचौलिया या कोई एजेंसी नहीं आ रही है जहाँ पर पैसे का थोड़ा लीकेज वगैरह हो सके या करप्शन हो सके, तो डायरेक्टली यहाँ पर उनके अकाउंट में ये पेमेंट दिया जाएगा। तो ई समृद्धि पोर्टल क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा सा एक डेटा और समझिए दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल इस पूरे पोर्टल को लॉन्च करना और इसको मेन तरीके से यहाँ पे फुलफिल करना, चलाना,
ये मेन जिम्मेदारी नाफेड के पास में है। तो नाफेड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फुल फॉर्म बता ही चुका हूं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह है फुल फॉर्म नाफेड की। ये बेसिकली हमारी जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होती हैं मार्केट के अंदर में, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक सबसे बड़ा संगठन जो कि भारत में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है ना, उसको हैंडल करने का काम करती है। इस बॉडी को 2 अक्टूबर 1958 में बनाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसका ट्रेड किया जा सके, उसके व्यापार को प्रमोट किया जा सके हमारे देश में। ठीक है, फिर बाद में इसको एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर, जो हमारा एक एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके अंदर में इस नाफेड नाम की बॉडी को रजिस्टर कर लिया गया। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में। नाफेड के 4 अलग अलग रीजनल ऑफिसेस भी हैं। कहां पर हैं? एक दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा चेन्नई में और चौथा कोलकाता में। और ये सब ऑफिसेस, हेडक्वार्टर्स, इनके अलावा भी 28 अलग अलग जोनल ऑफिसेस प्रेजेंट हैं अलग अलग राज्यों की कैपिटल में, अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उनकी राजधानियों में और काफी सारे इंपॉर्टेंट शहरों में। ठीक है, ये हो गई आपकी नाफेड का पूरी कहानी। अब नाफेड का मेन फंक्शन क्या है? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी है, जैसे मैंने बोला, जिसका मेन काम क्या है? जो भी यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन है, प्राइस को स्टेबल करने का काम करना, फार्मर्स की इनकम को डबल करवाना, फार्मर्स को सपोर्ट करना, है ना। जो स्पेशली यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करवाना अपने देश भर में, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ में मिलकर जो नाफेड है वो यहाँ पे क्या करती है? ऑयल सीड्स हो गया, पल्सिस हो गया या कोपरा हो गया, इस प्रकार की जो दोस्तों यहाँ पर क्रॉप्स हैं, इसको यहाँ पर परचेज करती है अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो नाफेड का ओवरऑल मेन मकसद हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को सपोर्ट करना, उनकी इनकम को डबल करना और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा देना। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सभी लोग यहां पर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगले आर्टिकल में बात हो रही है IPBES के बारे में। इसकी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, रिसेंटली ये बॉडी भी न्यूज में आई हुई है, तो ऐसी बॉडीज को लेकर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो खबर क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो रीजन यह है दोस्तों, रिसेंटली इस IPBES नाम की बॉडी को सेलेक्ट किया गया है 2024 के ब्लू प्लैनेट प्राइज के लिए। इस वजह से यहां पर यह बॉडी न्यूज में आई है। तो इस बॉडी के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ में आपको ब्लू प्लैनेट प्राइज के बारे में भी बताऊंगा। तो इस बॉडी का नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बात करता है बायोडाइवर्सिटी की, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है उनके प्रोटेक्शन की बात करती है ये बॉडी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मतलब कई सारी कंट्रीज यहां पे इस IPBES का हिस्सा हैं, उनकी सरकारें मिलकर कैसे एनवायरमेंट को बचाया जा सके, कैसे एनिमल्स की स्पीशीज को बचाया जा सके, इसके ऊपर बातचीत करती हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको बनाया गया था साल 2012 में, ये डेट भी ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर बॉडी का जो मेन एम है वो क्या है? जो भी अलग अलग पॉलिसीज है उसको और ज्यादा मजबूत करना। हमारे पास में जो बायोडाइवर्सिटी है, अगेन वही बात, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, हमारे नेचर की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो उनका कंजर्वेशन करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, समझ गए, हमारी बायोडाइवर्सिटी का बढ़िया तरीके से यूज होना। तो ये मेन पर्पस है IPBES का। IPBES ओवरऑल अगर आप देख पाएंगे तो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो अलग अलग नीतियां बना रहे हैं, उनको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाने का काम भी करती है ये बॉडी। ठीक है, हमारे प्लैनेट का बायोडाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, ताकि हम अपने जो नेचुरल एसेट्स हैं उनको ऐसे ही सस्टेन रखें, ज़्यादा उनके ऊपर कोई नुकसान ना हो। क्लियर? अब दोस्तों ये जो IPBES है एक प्रकार की इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन बॉडी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है यह आया कहां से? ये कॉन्सेप्ट दोस्तों इंस्पायर हुआ है IPCC से, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी इसी प्रकार की एक और बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करती है। ऐसे यहां पर एक मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है। तो ये सब एनवायरमेंट के ऊपर एक ना एक तरीके से ध्यान दे रहे हैं, उस पर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर IPBES नाम की एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये कोई यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है।
यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, अब क्वेश्चन यह है कि जैसा आपने बोला इसमें कई सारे मेंबर्स इसका हिस्सा हैं, तो भारत क्या इसका हिस्सा है? बिल्कुल, इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, उसके अलावा आईपीबीएस की जो ये गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी की जब बात आती है तो उसमें कई सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, साल में एक बार मिलती हैं, एनवायरमेंट को लेकर डिस्कशन होते हैं। अब सवाल यह होगा कि इसका कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर भी होगा जहाँ पे आसपास बातचीत होती होगी, डिस्कशंस होते होंगे। हाँ बिल्कुल, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के अंदर बोन में। ठीक, अब दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बॉडी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको ब्लू प्लैनेट प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार ये ब्लू प्लैनेट प्राइज एग्जैक्टली है क्या? ये जो प्राइज है दोस्तों ये दिया जाता है जापान के एक बॉडी है, जापान असाही ग्लास फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया जाता है ना? क्या देखते हुए कि उस व्यक्ति ने कितना सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए हैं हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के, हमारे एनवायरमेंट में जो समस्याएं हैं उससे प्रति किस किस के पास में क्या क्या बेहतर उपाय हैं, एनवायरमेंट बचाने के लिए कौन क्या काम कर रहा है। तो जिसने भी एक्सटेंसिवली वर्क किया होगा उसके लिए यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अवार्ड देने वाली यहाँ पर फाउंडेशन का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इस अवार्ड में बेसिकली एक प्राइज है, कितने रुपए का? लगभग 5 लाख US डॉलर्स का यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगेन जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में छोटी से छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से याद रखना, कंसंट्रेशन के पावर को इस्तेमाल करते चलना। लास्ट में क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको यही सब याद आना चाहिए। इससे दोस्तों विश्वास कीजिए, साइंटिफिकली प्रूवन है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी अगर आप चीजों को पढ़ के तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वो रिकॉलिंग मैं यहीं पर करवा रहा हूं इसी लेक्चर में। तो अगर ब्रेन को बूस्ट करना है, ब्रेन की पावर को बूस्ट करना है तो इनको अटेम्प्ट किया करो क्वेश्चन को। ठीक है, आप खुद थोड़े दिनों बाद इन सब चीज़ों को चेक कर पाओगे कि आप चीज़ों को पढ़ के जब एकदम से बंद करके देखोगे तो कई सारी चीज़ें होती हैं हम भूलते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, उसके बाद तुरंत क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो रिकॉलिंग देखना, इसमें भी कई सारे लोग के क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं इतना पढ़ने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल वीक है। समझ गए? चलिए अब ये जो टॉपिक है यहाँ पे बात हो रही है कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। ये जो टैंकर आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक टैंकर है बाकी सारे टैंकर के कंपैरिजन में। तो इसका नाम है स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ठीक है, ध्यान रखना है स्ट्राइकर वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चर्चाओं में क्यों आया ये? रीज़न ये है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर आज के समय पर बातचीत कर रहे हैं कि हम दोनों यानी भारत और अमेरिका साथ में मिलकर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की। तो जो भी हमारे यहाँ पर कह सकते हैं आर्मी है ना, स्पेशली जो पैदल चल रही है, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो ये व्हीकल है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये अभी भारत और यूएस मिलकर डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से मतलब बातचीत कर रहे हैं कि हम इसको साथ में मिलकर बनाएंगे, इस वजह से चर्चाओं में है। अब एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया तो किसके साथ में बातचीत हो रही है, तो ये तो पता चल गया अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, वो मैं आगे ही बताऊंगा। तो बेसिक डेटा यहाँ पे जो याद रखने वाला है वो इस व्हीकल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। व्हीकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और जो डिफेंस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राइकर बेसिकली क्या है, 8 पहियों वाला जो कॉम्बैट आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। ठीक है, उसी का यहाँ पर एक देखो आप, इसमें 8 पहिए, 1 2 3 4 इधर हो गए और 4 उधर की साइड हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे टैंकर को रेडी किया गया है। इसको जॉइंटली डेवलप किया है यूएस और कनाडा ने। कहने का मतलब है अमेरिका ने भी खुद अकेले नहीं बनाया है। कनाडा का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम, और दूसरी तरफ यूएसए की बॉडी है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे साथ में इस टैंक को डेवलप किया है, इस कॉम्बैट व्हीकल को डेवलप किया है। और ध्यान रखिएगा ये पहला मिलिट्री व्हीकल था जिसको अमेरिका ने अपनी आर्मी में रखा या आर्मी में इंट्रोड्यूस किया। वैसे ये अब्राहम टैंक भी यूज़ करते हैं, अब्राहम टैंक 1980 से, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के न्यू मिलिट्री व्हीकल भी इन्होंने यूएस आर्मी में ऐड करने शुरू किए। अब जो ये स्ट्राइकर है दोस्तों, ये वर्ड जो है स्ट्राइकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं या टैंकर हैं, इनके आगे स्ट्राइकर यूज़ किया है क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है। जो नॉर्मल टैंक होते हैं उनका रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो हो जाता है। जो बाकी टैंक आपने देखे होंगे काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं,
लेकिन उनके टायर्स में और इसके पहियों में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर भी 8 पहिए लगाए गए हैं लेकिन दूसरे तरीके से, तो इसकी स्पीड जो है बाकी सारे टैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ है, रोड पे तेज़ भाग सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये स्ट्राइकर व्हीकल जो है दोस्तों, यहाँ पे बोला ये भी जाता है, जो नॉर्मल टैंक होते हैं ना, उसके नीचे मान लो अगर कोई विस्फोटक आ जाए, जिसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IED, अगर मान लो जमीन में किसने दबा रखा है, इसलिए तो दबाते हैं कि दुश्मन का टैंक का है, जैसे टैंक का पैर पड़ेगा, वजन पड़ेगा, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल वाले टैंक ऐसे यहां पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्ट्राइकर व्हीकल, इसको इसी तरीके से बनाया है कि ये इस प्रकार के झटके को फेस कर सकेगा, सर्वाइव कर सकेगा इन एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को। तो ये जरूरी भी है। अब यहीं पर ना एक और चीज भी है, मैं आपको बताऊंगा। थंबनेल में आपने देखा होगा फ्लाइंग मशीन के बारे में। तो ये जो स्ट्राइकर हैं, यानी ये जो टैंकर है दोस्तों, आप इनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इधर उधर कहीं दूर ले जाना है तो चलते चलते तो टाइम लगेगा, उठाकर सीधा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कहेंगे हैवी होंगे, कैसे उठाएंगे? उठाने के लिए अपने पास चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, चिनूक हेलीकॉप्टर दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। इस हेलीकॉप्टर के बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने स्टार्टिंग में थंबनेल वाला फोटो देखा होगा, कितनी सारी चीज आप इसमें लोड कर सकते हैं। ये फोटो आप देख पाइए। इस चिनूक हेलीकॉप्टर को बोलते हैं फ्लाइंग मशीन। इसमें सीधा नीचे टांग दो अपना जो कह सकते हैं वो अपना जो टैंकर है, उसमें टांग दो, उठा के ले जाएगा, इधर से उधर ट्रैवल करवा देगा कहीं से कहीं तक। इसके अंदर भी आप कई सारे व्हीकल को लोड कर सकते हैं, अंदर चढ़ा सकते हैं। इसका साइज बहुत ह्यूज है, ठीक है। तो इसके बारे में थंबनेल में मेंशन किया है, फ्लाइंग मशीन है क्या। क्वेश्चन बने कि फ्लाइंग मशीन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर को बेसिकली हम फ्लाइंग मशीन भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इन कॉम्बैट व्हीकल्स को इधर से उधर ट्रैवल करवा सकते हैं। अब बात आती है सर इसके फीचर्स की। इसके फीचर क्या है? तो ये जो टैंकर है दोस्तों, इसमें मतलब एक इन्फेंट्री व्हीकल है, जिसमें 30 mm की कैनन भी है और 105 mm की एक मोबाइल गन भी लगाई गई है। कई सारी ऑब्वियसली बात है, टैंकर है तो गन्स तो यहाँ पे होंगी होंगी। उसके अलावा कई सारी प्रकार की अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसकी जो बॉडी है वो हाई हार्डनेस स्टील से बनाई गई है, तो ये भी इसको एक बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसमें 2 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं और 9 मैन जो इन्फेंट्री स्क्वाड है उनको ये कैरी कर सकता है ना। इसकी जो रेंज है वो है 483 किलोमीटर्स की, और ये जो टॉप स्पीड है इसकी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम नहीं है, बहुत स्पीड है ये, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे इस कॉम्बैट व्हीकल की। चलिए आगे आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसको लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी भी पब्लिश हो रहे हैं। बात हो रही है सीन रिवर के बारे में। क्या है सीन रिवर, आइए बात करते हैं। इसको लेकर न्यूज़ क्या आ रही है पहले ये बता देता हूं। अभी क्या है ना, एक बहुत बड़ा एफर्ट लगाया है फ्रांस की सरकार ने कि भाई ये जो सीन रिवर है इसके आसपास क्या करवाएंगे, ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। अब ओलंपिक गेम्स होने से पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो सीन नदी है ये ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है, आप किस तरीके से काम करेंगे। पहले आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग इवेंट्स भी होने वाले हैं। स्विमिंग इवेंट्स इसी नदी में करवाने की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, छवि खराब होगी। तो इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए। लोगों ने कहा कि हम इस नदी को और गंदा कर देंगे। मतलब और भी कई सारे आर्टिकल्स जहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जाके हम टॉयलेट कर देंगे, इस नदी में और गंदा कर देंगे, करवाओ ओलंपिक, कैसे करवाओगे। तो इस वजह से चर्चाओं में है ये सीन रिवर। अब ये सीन रिवर के बारे में बेसिक चीज़ें आपने पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये फ्रांस में नदी है और फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी नदी तो लॉयर है, लॉयर के बाद जो दूसरी सेकंड, जैसे हमने सेकंड की बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यहां पर सीन। ये आपको देखने को मिल जाएगा। सीन रिवर के जो डिस्टेंस है लगभग 775 किलोमीटर, 775 किलोमीटर दूर यहां पर ये ट्रैवल करती है। ये आप देख पाओगे डिजॉन के पास से ये जो नदी है ये बनकर निकलती है फ्रांस में, और इस तरीके से एरिया को गुजरते हुए पेरिस से होते हुए, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे पेरिस से आगे निकलते हुए 2-3 और जगह से होते हुए सीधा इंग्लिश चैनल में जाकर ये नदी खाली हो जाती है, वहाँ पे गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है, डिजॉन के पास से, और इंग्लिश चैनल में एम्प्टी होती है। क्लियर। तो डिजॉन के पास यहाँ पर एक टाउन है बेसिकली जिसका नाम है बुर्गंडी, वहाँ से ये नदी निकलती है। अब बात ये आती है
कि जो ये सीन है ये पेरिस में भी पहुंचती है। पेरिस में यहाँ पर इसमें आके एक और नदी मिल जाती है मार्ने नाम की, जो कि इसकी एक ट्राइब्यूटरी है। फिर ये साथ में बहते बहते पेरिस में लगभग 13 किलोमीटर्स का एरिया ट्रैवल करके फिर आगे कुछ और सिटीज से गुजरते हुए सीधा इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। ठीक, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इस नदी के कुछ और बेसिक फैक्ट के बारे में। इंग्लिश चैनल की बात हम कर ही चुके हैं। यहाँ का जो ज़्यादातर रिवर बेसिन है, ये जो नदी आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर में बहुत सारी परमेबल रॉक्स हैं। परमेबल रॉक्स क्या होती हैं? ऐसी यहाँ पर रॉक्स होती हैं दोस्तों जिसमें पानी जो है ट्रांसमिट हो सकता है, आर पार हो सकता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से इस नदी में जो फ्लड्स होते हैं, जो बाढ़ होते हैं, इनकी जो रिस्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यूरोप के अगर हम इतिहास देखते हैं, हिस्टोरिक रिवर्स देखते हैं, तो उन ऐतिहासिक नदियों में से जो सीन रिवर है उसको भी एक ऐतिहासिक नदी के तौर पर काउंट किया जाता है। क्लियर? तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स समझ में आ चुके हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली केजीएफ के बारे में बहुत डिस्कशन हुए, हमने द हिंदू के वीडियो में कवर किया है, एक सेपरेट सा वीडियो भी अपलोड कर दिया है, लेकिन कई सारे लोगों ने रेफर किया होगा, कई सारे लोगों ने नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल मॉर्निंग वाला वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में। आइए थोड़े से बेसिक फैक्ट्स जानते हैं और फिर क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको पता है केजीएफ न्यूज़ में क्यों है? केजीएफ बेसिकली जो मूवी है ना, वो इन्हीं कोलार गोल्ड फील्ड्स पर बनी है। कोलार गोल्ड फील्ड क्या है? कर्नाटका में सोने की खदान है, जहाँ पे वो सोना ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब थोड़ा बहुत वेस्ट बचा है, उसी वेस्ट को और छान छून के उसमें थोड़ा और सोना निकालने के लिए बातचीत हो रही है। इसी के लिए कर्नाटका की सरकार ने दोस्तों हाल ही में एक जो प्रपोजल है उसको क्लियर कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रपोजल दिया था कि भाई जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरीके के पहाड़ बने हुए हैं, ये सब पहाड़ जो आप देख पा रहे होंगे ना दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर आप देख पाएंगे तो गोल्ड इसमें से निकाला जा चुका है, उसका बचा हुआ ये वेस्ट है। इसमें थोड़ा बहुत गोल्ड और प्रेजेंट होगा, तो उसको और छाना जाएगा और फिल्टर करके यहाँ पर इसमें से गोल्ड निकाला जाएगा, तो माइनिंग की जाएगी। और तो उस गोल्ड माइनिंग को रिवाइव करने के लिए ऐसे जो मतलब कूड़े के पहाड़ है ना, ये इनको बोलते हैं टेलिंग डम्प्स। अब टेलिंग डम्प्स की माइनिंग करना, लगभग 13 टेलिंग डम्प्स यहाँ पर हैं, इनकी ऑक्शनिंग करना, इसमें माइनिंग करने के लिए अभी ये प्रपोजल दिया गया है। उसको अप्रूव भी कर दिया है कि हाँ चलिए जो भी यहाँ पर ये होंगे ढेर वगैरह है ना, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें से सोना निकाला जाएगा। इस वजह से ये जो केजीएफ है कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। तो कोलार गोल्ड फील्ड को दोस्तों हम यहाँ पर लिटिल इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया हुआ करता था। अगर हम इतिहास देखें तो ये गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? ये गोल्ड फील्ड है कर्नाटका के अंदर कोलार डिस्ट्रिक्ट में। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, 100 किलोमीटर दूर है ये बैंगलोर से। बताया यह जाता है कि जो यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड को माइन किया गया लगभग 2000 साल तक, मतलब 2000 साल पहले से ही यहाँ पे लगातार बहुत ज़्यादा गोल्ड माइन किया गया, बहुत ज़्यादा सोना निकाला गया लंबे समय से। 2000 नहीं 200 साल होना चाहिए, और पहले से भी यहाँ पे माइनिंग चल रही होगी। तो जो केजीएफ है, केजीएफ की जो मॉडर्न सक्सेस आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो यहाँ पे माइनिंग वगैरह हुई है, ये एक कंपनी की वजह से हुई। एक फर्म है जॉन टेलर एंड सन्स, है ना, इनके पास में कंट्रोल आया माइंस का 1880 में। इन्होंने भी भरपूर मात्रा में यहाँ पर सोना निकाला दोस्तों, है ना। और बताया जाता है कि ये जो गोल्ड माइन है, दुनिया की जो सबसे गहरी खदान है ना, उनमें से एक खदान ये भी है। जो केजीएफ है, आप ये ध्यान रखिए, ये इतना अमीर एरिया हुआ करता था कि 1902 में केजीएफ भारत का पहला इंडियन सिटी था जिसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई थी, जहाँ पे आज बुरे हाल हैं, जहाँ के वर्कर्स को आज के समय पर इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो केजीएफ का जो प्राइम समय था, पीक पे जब वो था दोस्तों, तो वहाँ पर 30,000 माइन वर्कर्स काम किया करते थे, उनकी फैमिली काम किया करती थी। वो सब मल्टी एथनिक कम्युनिटी थे, एक्सपीरियंस था उनको माइनिंग करने का। दुनिया भर से उन सभी लोगों को रिक्रूट किया गया था, लाया गया था यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। तो ये जो माइंस है दोस्तों, ये सब कौन रन करता था? ये सारी माइंस रन की जाती थी अलग अलग, जो मतलब अंग्रेज़ों की कंपनी थी, या ये जॉन टेलर कंपनी हो गई। फिर 1956 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैसूर की सरकार थी, उनको यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा माइन थमा दिया गया जब अंग्रेज जा रहे थे। उसके बाद तक भी उन्होंने खूब माइनिंग की। फिर 1956 में ये छोड़ते हैं इस पूरी खदान को, है ना। अब क्या होता है, जो जॉन टेलर एंड सन्स है, उनसे थोड़ा बहुत कंसल्टेशन कर करके फिर हमने भी सोना निकालना शुरू किया। तो सोना निकालते निकालते हमने भी खूब सोना निकाला। फिर एक समय ऐसा आ गया दोस्तों कि अब इस खदान में कुछ भी सोना नहीं बचा।
अब ये आ गया सिस्टम कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो पैसा खर्च हो रहा था सोने को निकालने के लिए, वो पैसा ज्यादा लग रहा था और जो उसका आउटपुट था, जो सोना निकल कर आ रहा था, वो बहुत कम था या बहुत कम वैल्यू का था, तो इससे घाटा हो रहा था। इस चक्कर में साल 2001 में केजीएफ के दरवाजों पर लग गया ताला, इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें लगातार घाटा हो रहा था। सरकार वापस खोल रही है, देख रही है कि जो ये टेलिंग डम्प्स हैं, जो भी यहाँ पर कूड़ा करकट जितना भी है, उसमें से और ज़्यादा माइनिंग करके जो भी सोना निकलेगा उसको देखा जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और रिलेवेंट आर्टिकल पर। बात हो रही है यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। कल मैंने आपको पढ़ाया था, फटाफट एक रिव्यू लेते हैं, रिविजन करते हैं, ज़रूरी भी है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से कई सारे लोग आए हैं भारत के अंदर, स्पेशली जम्मू में। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक प्रोविज़न है कि हर 5 साल बाद भारत और इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब यहाँ पर देखने जाएंगे इन 6 नदियों को जो इस ट्रीटी के तहत कवर की गई हैं, कि इन 6 नदियों के ऊपर में कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा तो नहीं है जो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी को वॉयलेट कर रहा हो या पाकिस्तान के पास में पानी जाने से रोक रहा हो। समझ गए? तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था 6 नदियों का पानी का बंटवारा करने के लिए। और वो 6 नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली है इंडस, दूसरी है झेलम, तीसरी है चिनाब, चौथी है रावी, 5वीं है ब्यास एंड छठी है सतलज। इन 6 नदियों का पानी बांटा गया। जो ऊपर है इंडस, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का जो पानी है या इसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो इंडिया के पास में नहीं थे। वो सारे राइट्स यहां पर दोस्तों पाकिस्तान को दे दिए गए। कहने का मतलब है ये नदी इंडिया से होकर जा रही है पाकिस्तान में, तो इंडिया इसका पानी ना रोके, इसका फ्लो ना रोके, पानी को कहीं पर स्टोर करके ना रखे, वरना पाकिस्तान में पानी का शॉर्टेज पड़ जाएगा, स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इस वजह से यहां पर भारत इस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा। हमारे पास में राइट्स थे, थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट हम लगा सकते थे, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान ले रहा है इस ट्रीटी के तहत। ठीक है, बाकी जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 नदियां दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये हमारे दायरे में है, इस पे हमारे कंप्लीट राइट्स हैं। चाहे जितने बड़े प्रोजेक्ट हों, चाहे जितना पानी स्टोर करना हो, हम करेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ना पाकिस्तान हमसे कुछ कहेगा। समझ गए? अब ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, उस समय पर प्रधानमंत्री जो भारत के हुआ करते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो अयूब खान। तो दोनों के बीच में ट्रीटी हुई, लेकिन ट्रीटी करवाने के लिए, क्योंकि आपस में एक दोनों ये साथ में कर नहीं सकते शांति से, इसलिए बीच में एक बिचौलिया था और वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों यहां पर मिडिल मैन का वर्क करके इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी करवाई। और जो ये ट्रीटी हुई है, यह जो पैक्ट साइन हुआ है, इसके तहत 6 नदियों का पानी डिवाइड कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। जो हमारी ईस्टर्न रिवर्स हैं, ब्यास, रवि, सतलज, ये भारत को अलोकेट कर दी गई, भारत को दे दी गई, हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन नदियों पर। और बाकी जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, चिनाब, इंडस, झेलम, ये अलोकेट कर दी गई पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को रफली इसमें से 80% पानी मिल रहा है इंडस वाटर ड्रेनेज सिस्टम से। लेकिन क्या भारत के पास में बिल्कुल भी राइट्स नहीं है इन 3 नदियों पर जिसका पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया, जो ये ट्रीटी है ये दोनों ही देशों को परमिट करती है, इनको इजाजत देती है कि वो एक दूसरे के रिवर्स को थोड़े बहुत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, छोटे मोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, या थोड़ी और जरूरतें के लिए, लेकिन पानी का स्टोरेज वगैरह नहीं कर सकते, जिससे एक दूसरे को प्रॉब्लम होने लगे, वो काम नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये बात हो गई। ये जो ट्रीटी है इसको ओवरसीन किया जाता है, इसको बार बार देखा जाता है परमानेंट इंडस कमीशन के माध्यम से, जो पीआईसी नाम की बॉडी, एक बायलैटरल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, दोनों देशों के कमिश्नर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर इस ट्रीटी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर जैसे मैंने बोला, हर 5 साल में यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं, पाकिस्तान से डेलीगेशन आता है, वो देखता है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई बड़े प्रोजेक्ट तो हमने नहीं लगा दिए हैं, इस वजह से अब की बार भी पाकिस्तान के मेंबर्स आए हुए हैं भारत में इन नदियों को या इन ट्रीटी के तहत इन चीज़ों को देखने के लिए। लास्ट टाइम 2019 में आए थे, अब 5 साल हो चुके हैं, तो वापस आए इस ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। तो जो भी आपने इस लेक्चर में सुना है फटाफट देखिए क्या क्या याद आ रहा है आपको, क्या क्या याद रख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स हैं ये, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव गिवन आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि ये ट्रीटी साइन की गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में
ताकि इंडस रिवर सिस्टम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो ये ट्रीटी है इसको यहाँ पे ब्रोकर किया था, यानी जो इसका बिचौलिया था इस ट्रीटी को करवाने वाला, वो यूनाइटेड नेशन था जिसने अगेन इस ट्रीटी को साइन भी किया। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो ट्रीटी है ये दोनों कंट्रीज को पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोहिबिट करती है, रोकती है, यानी ये दोनों देश एक दूसरे के नदी का पानी किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बताइए इस ट्रीटी से रिलेटेड जो ये 3 स्टेटमेंट है इनमें से कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है, या ऑप्शन नंबर 3 तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बात हो रही है कोलार गोल्डफील्ड्स के बारे में। कोलार गोल्डफील्ड्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। बताना है ये कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, या फिर डी झारखंड। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द सीन रिवर। जो सीन नदी है दोस्तों इसके आसपास कौन सा शहर आता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एम्स्टरडेम, बी बर्लिन, सी ज्यूरिख, या फिर डी पेरिस। अगेन एक और आसान सा क्वेश्चन। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ई समृद्धि पोर्टल के बारे में। तो ई समृद्धि पोर्टल के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ई समृद्धि पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो इन दोनों बॉडीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ई समृद्धि पोर्टल का जो मेन एम है, मेन पर्पस है कि फार्मर्स से सभी प्रकार की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को परचेज करना एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES। IPBES से रिलेटेड अगेन आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो IPBES है ये क्या करता है, हमें एक प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये सारी डिटेल हमारे पॉलिसी मेकर्स को देने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर बॉडी को अवार्ड दिया गया था ब्लू प्लैनेट प्राइज का फॉर द ईयर 2024। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया है। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए। आखिरी वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं आंसर्स को पढ़ना। तो यहाँ पे पूछा गया था IPBES से रिलेटेड कि भाई बताइए 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, आपको पता है कि हाँ ये बॉडी प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमारे पॉलिसी मेकर्स को। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ इसको ब्लू प्लैनेट प्राइज से अवार्ड दिया गया फॉर द ईयर 2024। ठीक, फिर बात हुई ई समृद्धि पोर्टल के बारे में कि बताइए 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला वाला तो सही है कि हाँ इसको लॉन्च किया गया था नाफेड एंड NCCF के माध्यम से। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ई समृद्धि पोर्टल है इसका मेन एम क्या है, सभी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को परचेज करना हमारे फार्मर से एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नहीं है दोस्तों, केवल दालों की बात हुई है, मैंने पल्सेस वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि बताइए जो सीन नदी है जो फ्रांस में गुजरती है यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर आता है। तो एम्स्टरडेम, बर्लिन, ज्यूरिख सब अलग अलग जगह पर है। बर्लिन जर्मनी में है, ज्यूरिख न्यूजीलैंड में है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पेरिस की। तो पेरिस एक इंपॉर्टेंट शहर आता है जो फ्रांस की कैपिटल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कोलार गोल्डफील्ड्स के बारे में, बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका के अंदर में आपको ये देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि बताइए 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला यहाँ पे बोलता है कि ये ट्रीटी भारत पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी ताकि इंडस रिवर वाटर सिस्टम का अच्छी तरीके से पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये सही बात है ना। दूसरा, इस ट्रीटी को ब्रोकर किया गया था यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, सरासर गलत, वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों यहाँ पे ब्रोकर किया था। तीसरा, ये जो ट्रीटी है ये दोनों देशों को कंप्लीटली रोक देती है कि वो एक दूसरे के देश का पानी बिल्कुल भी किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको पढ़ाया था कि ये दोनों देश एक दूसरे के नदी का पानी कुछ सर्टेन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं,
यहाँ पे बोला गया किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, थोड़े बहुत पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला थर्ड वाला दोनों गलत हैं, बट पहला वाला सही है। तो पूछा गया है कितने स्टेटमेंट सही है तीनों में से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से लगा आपको लेक्चर, क्या स्कोर आया है उसका, सभी नीचे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ में अपना स्कोर लिखना। करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।